हम अकाउंट्स में अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे और हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए थे। अब कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। हमने रेवेन्यू वर्ड भी पढ़ा। रेवेन्यू का मतलब गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से जो पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। और जो भी हम रेंट, सैलरी, वेजेस पे कर रहे हैं, इवन रॉ मटेरियल परचेज करने में जो खर्चा कर रहे हैं, गुड्स को बनाकर बेचने के लिए तैयार तक करने पर जो उस पर खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंस होता है। और इनके बीच का डिफरेंस, अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो तो वो प्रॉफिट होता है और अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो तो वो लॉस होता है। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। और ये प्रॉफिट जो है ओनर्स की इन्वेस्टमेंट या ये कहो कैपिटल को बढ़ा देता है। जो मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उस कैपिटल को बिजनेस में बढ़ा देता है। नेक्स्ट टर्म है गेन। वैसे तो अगर आप इंग्लिश की बात करें तो गेन और प्रॉफिट में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो प्रॉफिट और गेन में बहुत अंतर होता है। गेन हमारी बिजनेस वो फ़ायदा है जो हमें बिजनेस एक्टिविटी से ना होकर बिजनेस में ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और हो रही हैं आसपास, उनकी वजह से जो फ़ायदा हो जाता है। यानी होता बिजनेस में ही है लेकिन बिजनेस एक्टिविटी की वजह से नहीं होता। यानी सपोज मेरी फर्नीचर की शॉप है, मुझे फर्नीचर बेचने से फ़ायदा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। और किसी और चीज़ की वजह से अगर मुझे फ़ायदा हो जाएगा अचानक, जैसे मान लो कि मेरे पास वो मशीन थी कोई जिससे मैं फर्नीचर वगैरह बनाता था, अब मुझे उसे रिप्लेस करनी है। जब मैंने वो पुरानी वाली बेची तो वो प्रॉफिट में बिक गई, तो वो प्रॉफिट ना होकर इंग्लिश में तो प्रॉफिट कह देंगे, अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे गेन बोला जाएगा। ऐसे ही एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं कि स्कूल में हमें हमारी अर्निंग कहाँ से होती है, किसी भी स्कूल की फ़ीस से होती है। लेकिन अगर मान लो स्कूल के पास जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर वगैरह, रद्दी वगैरह इकट्ठी हो जाती है, बहुत बच्चों का एग्ज़ाम लिए जाते हैं, ऊपर से कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, स्पोर्ट्स के बहुत सारे बैट बॉल ये सब ख़राब हो जाते हैं। जब इनको रद्दी वाले को बेचा जाता है उससे जो पैसा आता है वो प्रॉफिट नहीं है, उसको गेन बोला जाएगा। तो प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस। इंसिडेंटल मतलब बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे फिर कोई अपने एसेट बेच दिया, फिक्स एसेट बेच दिया, तब उससे जो पैसा आ रहा है, कोर्ट में आप केस जीत गए, उसकी वजह से आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ी किसी की, कोई नुकसान। ऐसे एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ गई, ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है, बिल्डिंग की कीमत बढ़ जाती है, तो वो सब गेन है। नेक्स्ट वर्ड है लॉस। लॉस प्रॉफिट का उल्टा है। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो जहाँ ऊपर वाली डेफिनेशन में रेवेन्यू की जगह एक्सपेंस लिख दो और एक्सपेंस की जगह रेवेन्यू लिख दो। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज लॉस। वाउचर। बिजनेस में, अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड का प्रूफ चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो लोग फ्रॉड करेंगे। जो अकाउंटेंट है वो पैसों में फ्रॉड करेंगे। मान लो 50,000 रुपये बैंक से निकाले, घर पे ले गए और कह दिया हमने किसी की सैलरी पे करी है। अगर सैलरी पे करी है तो कोई प्रूफ होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन का अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ज़रूरी होता है और उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ही हम वाउचर कहते हैं। वाउचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो अगर मैंने चेक से पेमेंट करी है तो चेक की फ़ोटोकॉपी रख लो। अगर आपने किसी को गुड्स बेचे हैं तो उससे बिल आया होगा। अगर आपने कैश में सामान, कैश पेमेंट करी है तो कैश मेमो होता है। दुकानदार जो है, आपने देखा होगा छोटा सा बिल निकाल के दे देते हैं आजकल, वो कैश मेमो होता है। तो किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट या रिसिप्ट का कोई ना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये प्रूव हो कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, और उसी को हम वाउचर कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। जैसे कि हमने बताया है कि जब आप बाय करोगे गुड्स कैश में तो वो कैश मेमो देंगे। ऐसे ही अगर आप क्रेडिट में खरीदोगे तो आपको इनवॉइस, बिल मिलेगा एक, है ना। व्हेन वी मेक पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट एंड सो ऑन। कभी अगर आप बिग बाज़ार से सामान लेकर आओ तो बिग बाज़ार वाले जो हैं 2 स्लिप देते हैं, एक तो पूरा क्या क्या आपने खरीदा और एक पेमेंट की स्लिप भी देते हैं। जब आप चाहे कैश पेमेंट करोगे तो कैश लिखा होगा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट, जैसे पेमेंट करोगे उस स्लिप में वो भी लिखा होता है, तो वो कैश मेमो है।
हर ट्रांजेक्शन का प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। अब ये भी कोई नया टर्म नहीं है, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसको अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले जब हम डिस्काउंट की बात करते थे हम एज अ कस्टमर करते थे। अब हमें डिस्काउंट एज अ बिजनेसमैन बात करनी है, एज अ अकाउंटेंट बात करनी है। तो डिस्काउंट इज़ द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। अगर आपने जो गुड्स बेचे हैं उनकी प्राइस को कम कर दो तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, दो तरीके से ऑफर करते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जब हम गुड्स बेचने के टाइम पर एक परसेंटेज के साथ कि 5%, 10%, 15% हम प्राइस कम कर देते हैं, मार्क प्राइस जो उसकी लिस्ट एक्चुअल प्राइस होती है उससे, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जनरली ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को और होलसेलर रिटेलर को ऑफ़र करते हैं। यानी जनरली ये कस्टमर्स को ऑफ़र नहीं किया जाता है, नॉर्मल कंज्यूमर यानी रिटेलर्स जो है वो कंज्यूमर को ऑफ़र नहीं करते हैं। ये बिटवीन द डीलर्स होता है नॉर्मली मैंने वर्ड यूज़ कर लिया। और इसका पर्पज़ होता है कि हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, टू इंक्रीज़ द सेल। ये जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आप खरीदोगे ये डिस्काउंट उतना ज़्यादा ऑफ़र किया जाता है। छोटी क्वांटिटी में ये डिस्काउंट ऑफ़र नहीं किया जाता। यानी ऐसा होता है कि अगर आप इसकी 20 यूनिट्स खरीदोगे तो हम 5% डिस्काउंट देंगे। अगर आप इसकी 30 खरीद लोगे तो डिस्काउंट 8% हो जाएगा। अगर आप इसकी 100 यूनिट्स खरीद लोगे तो डिस्काउंट 15% हो जाएगा, ताकि आपकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इस पर्पज़ के लिए ये डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है। दूसरा है व्हेन डेटर्स आर अलाउड, डेटर्स जिनसे पैसा लेना हो क्योंकि हमने उन्हें सामान ऑलरेडी बेच दिया है, और जब उनको डिस्काउंट दिया जाता है, उनको डिडक्शन दिया जाता है कि जो उनसे पैसा मिलना है तुम उतना पैसा मत दो, उससे कम दो। मैंने उनको 50,000 का गुड्स बेच दिए, उनसे मुझे 50,000 लेने थे, तो मैंने उससे कहा तुम 50,000 मत दो, 49,000 दे दो। टू मेक, क्यों कर रहा हूँ मैं? टू मेक प्रॉम्प्ट का मतलब अभी, इमीडिएट पेमेंट, और टू मेक पेमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। या तो उसी वक्त पैसे मांग लो कि अगर ये आप अभी पेमेंट करेंगे तो 49,000 दे दो, कुछ दिनों बाद करोगे तो 50,000 देना। अगर एक तरीका और भी होता है कि आप स्पेसिफाइड टाइम दे दें कि अगर आप पे करते हो विद इन 10 डेज तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, अगर आप विद इन 20 डेज करते हो तो 2% देंगे, और 1 महीने बाद करोगे तो हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो ये डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, इसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। टू गेट द पेमेंट इन टाइम, इसका पर्पज़ ये होता है कि हमने जो सामान बेच दिया वो पैसा, उसका पैसा हमें टाइम पर मिल जाए, इस जल्दी से जल्दी डेटर्स अपनी पेमेंट कर दें। इसका पर्पज़ ये होता है ये डिस्काउंट देने का। ट्रेड डिस्काउंट देने का पर्पज़ था कि जो लोग हमसे सामान खरीद रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद कर ले जाएं, और कैश डिस्काउंट देने का पर्पज़ ये होता है कि वो हमें उसी वक्त पेमेंट दे दें। अगर वो पेमेंट नहीं देंगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो उधार में खरीदें चाहे पेमेंट दें, दोनों केस में ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी मिलेगा जब वो पेमेंट कैश में करेंगे। नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब ड्रॉ का मतलब यहाँ पर होगा निकालना। अब क्या निकालना? जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस के किसी भी एसेट को अपने पर्सनल यूज़ में लाता है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, चाहे वो गुड्स हो, किसी भी एसेट को जब अपने पर्सनल यूज़ में लाता है, घर के इस्तेमाल के लिए लाता है, तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। विड्रॉल ऑफ एसेट और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर यूज़ इज़ नोन एज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग जो है हमारे ओनर की कैपिटल को कम कर देता है। बिजनेस की कोई भी चीज़, चाहे हम कह सकते हैं कि ओनर जो है वो बिजनेस का मालिक है, कुछ भी करे, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस की कोई भी चीज़ वो बिजनेस के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करेगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ला सकता है। सपोज़ एक उसने बाइक ली फॉर द बिजनेस, उसमें पेट्रोल डलवाया बिजनेस से पैसे निकाल कर,
और फिर वो उसे कहीं घुमाने के लिए ले गया या अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, तो ये वो नहीं कर सकता है। अगर वो कर रहा है तो इसे ड्राइंग्स बोला जाएगा। वो पेट्रोल अगर उसने बिजनेस के पैसों से डलवाया है तो उसे बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो उसे ड्राइंग्स बोला जाएगा। एक ओनर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब एक से ज़्यादा ओनर होते हैं, पार्टनरशिप में काम चलता है, तो बाकी पार्टनर्स इस पर रोक भी लगा सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल ना करें, और करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, चाहे आप कैसे भी हों। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर। ये मैंने होमवर्क दिया था मैं आपसे, कई बच्चों ने जो है उसमें एक क्वेश्चन था, उसका आंसर था एक्सपेंस। कई बच्चों ने एक्सपेंडिचर लिख दिया। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में अंतर है। एक्सपेंस भी एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन एक्सपेंडिचर उससे बहुत बड़ा टर्म है। जहाँ भी हम पैसे खर्च करते हैं वो एक्सपेंडिचर हैं, चाहे हम वो स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग, चाहे हम लायबिलिटी पे करने के लिए करें, चाहे हम एसेट्स खरीदने के लिए करें, या कोई सर्विसेज या के लिए करें, या एक्सपेंसेस पे करें, कोई भी अमाउंट स्पेंड करेंगे वो एक्सपेंडिचर होता है। जैसे बाइंग ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या पेमेंट टू बैंक लोन, बैंक से लोन लिया उसको वापस कर देना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये सब हमारे एक्सपेंडिचर हैं। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम एक्सपेंस भी बोलते हैं, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब ख़त्म हो जाना, विद इन अ ईयर, अगर हमें हमारे खर्चे का फ़ायदा एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, उससे आगे वो कंटिन्यू नहीं होगा। जैसे अगर मैंने सैलरी दी है तो सैलरी में 1 महीने की दूंगा, 2 महीने की एडवांस में दूंगा, तो एक साल की सैलरी विद इन अ ईयर उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं रेंट दूंगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा, ये सब ऐसे खर्चे हैं जो एक टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं। जैसे ही गुड्स बिके वो एक्सपेंस का बेनिफिट ख़त्म हो गया। आपको मान लो आपने वेजेस दी अपने वर्कर को गुड्स बनाने के लिए, जैसे ही गुड्स बन के तैयार हो गए उन वेजेस का बात ख़त्म, नए गुड्स के लिए आपको नई वेजेस देनी पड़ेंगी। तो जिनका फ़ायदा आपका विद इन अ ईयर ख़त्म हो जाता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और उन्हें एक्सपेंस भी कहते हैं। और ऐसे बेनिफिट जिनका फ़ायदा एक से ज़्यादा साल के लिए हो उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और उनको एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर हमने एक साल के लिए नहीं खरीदा। स्कूल में अगर हमारे यहाँ फर्नीचर आता है आपके लिए बैठने के लिए, तो वो एक साल के लिए नहीं आता है, वो कई ईयर्स के लिए आता है, तो उसका बेनिफिट हमें मोर देन अ ईयर मिलता है। कंप्यूटर खरीदते हैं, बिल्डिंग या टेलीविज़न, कोई भी चीज़, अगर मैं स्कूल में टाटा स्काई का कनेक्शन ले रखा है तो एक साल के लिए नहीं ले रखा है, वो जो एंटीना इंस्टॉल कर रखा है वो कई ईयर्स के लिए इंस्टॉल कर रखा है, तो हमारे लिए एसेट हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया।